आज हम पंजाब को सिख कल्चर, भांगड़ा और सरसों के खेतों के लिए जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि सिखों से हजारों साल पहले भी पंजाब दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन में से एक था। यही दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक ग्रो होती है। यहीं से इन्वेडर्स इंडिया में दोस्तों आते भी हैं और यही कई साम्राज्य ने राज भी किया होता। तो सिखों से पहले का पंजाब कैसा था, कौन रहता था यहाँ, कौन सी लैंग्वेज थी, क्या रिलीजन था और कैसे ये जमीन बार बार दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों की बैटरफील्ड बनी, कैसे यहाँ से इस्लाम एंटर हुआ, कैसे क्रिश्चियंस आए, कैसे सब कुछ हुआ, सब बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज हम चलेंगे लगभग 50,000 साल पहले, जहाँ पर फर्स्ट ह्यूमन पूरी दुनिया में घूम रहे थे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं पूरी लॉजिकल चीजें बताऊंगा, रिलीजन क्या कहता है, वैदिक संस्कृति क्या कहती है, वो बाद में बात करेंगे। बट स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। फर्स्ट ह्यूमन इन पंजाब। दोस्तों टाइम था लगभग 50,000 साल पहले। दोस्तों ये कोई हाइपोथेटिकल हम आंकड़ा ले रहे हैं 40 से 50,000 पहले, जब पूरी दुनिया में ही ह्यूमंस आए थे, जब मॉडर्न ह्यूमंस अफ्रीका से निकलकर इंडिया पहुंच चुके थे। और नॉर्थ वेस्ट इंडिया का एक रीजन जो आज का पंजाब है, जो कि दोस्तों आज का इंडिया का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब दोनों है, इन दोनों पंजाब को हम लेके चल रहे हैं। तो ठीक है, अगर आप पंजाब समझ रहे हैं तो पूरा मानिएगा जो इंडिपेंडेंस से पहले था। इंसानों के लिए परफेक्ट जगह बन रही थी। पंजाब तब आज जैसा नहीं था दोस्तों, ज़्यादा फर्टिलाइट और ग्रीन था। आज तो पेड़ पौधे काट दिए, पर पहले बहुत ज़्यादा हरियाली थी और नदियाँ यहाँ पे बहती थी। पहले से कई नदियाँ यहाँ से बहती थी। पंजाब नाम पर्शियन से आया था। पंज मतलब पाँच, पाँच आप, पाँच आप मतलब पाँच नदियाँ, इन्हें दोस्तों पंजाब कहते हैं। क्योंकि पंजाब में 5 नदियाँ बहती थी और उस टाइम तक तो कोई इन्हें पंजाब बोलता नहीं था। इसे 5 नदियाँ थी, लोग यहाँ पे सभ्यता पनपी, इसलिए लोग यहाँ पे रहते थे। दोस्तों उन 5 नदियों के नाम थे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये लोग किंगडम्स के हिसाब से नहीं था दोस्तों। इनकी लाइफ स्टाइल वैसी थी जैसे कि पहले के लोग आदिवासी जीते थे, शिकार करना, उससे अपना पेट भरना, मछलियाँ पालना, क्योंकि नदी यहाँ पे थी इसलिए यहाँ पे मछलियाँ पालना और फ्रूट ये खाते थे। पॉपुलेशन ये बहुत कम थी क्योंकि नए नए लोग आए थे। लैंग्वेज भी कोई लैंग्वेज नहीं थी, पेपर लैंग्वेज बिल्कुल नहीं थी। साउंड निकालते थे, कोई रिलीजन नहीं था। नेचर की वर्शिप करते थे, नदियों की वर्शिप करते थे क्योंकि नदियाँ इन्हें पानी देती थी। अब दोस्तों इंडिया में क्या चल रहा था, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं एक छोटे से एरिया पंजाब की, पर इंडिया में क्या चल रहा था दोस्तों, इंडिया में भी वही था। अलग अलग ट्राइब्स आ रही थी, पर पंजाब में थोड़ी एडवांस्ड ट्राइब्स थी क्योंकि यहाँ पे पानी था। ठीक है, फिर दोस्तों हम बात करते हैं 7000 BC से लेकर 3300 BC तक फार्मिंग रेवोल्यूशन होता है। इंसान सेटल होने लगता है, इंसानों में दिमाग बढ़ने लगता है, फिर वो फार्मिंग करता है, खेती करता है। इसलिए पंजाब को हम आज लैंड कहते हैं, सबसे पहले खेती भी यहीं होती है। हाउस बनने लगते हैं, छोटे छोटे विलेज बनने लगते हैं, पॉपुलेशन बढ़ने लगती है। पर यहाँ पे कोई अंपायर नहीं था। पंजाब अब एक ऐसी सिविलाइजेशन के करीब था जो दुनिया की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन में से एक बनने वाली थी। दोस्तों अब आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का इतिहास। 3300 BC से लेकर 1900 BC तक इंडस वैली सिविलाइजेशन का इतिहास होता है। पंजाब और सिंध रीजन में राइज होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन। पंजाब का सबसे इंपॉर्टेंट सिटी हड़प्पा, जो कि आज का जो पाकिस्तानी पंजाब है उसके अंदर है। हड़प्पा में प्लान सिटी, ड्रेनेज सिस्टम, ब्रिक्स हाउस, ट्रेड, ये सब होता है। दोस्तों इनकी लैंग्वेज हड़प्पन स्क्रिप्ट, जो कि अभी तक हम डिकोड नहीं कर पाए हैं। अगर उस लैंग्वेज को डिकोड कर लिया गया ना, तो हमें पूरा पता लग जाएगा कि क्या है, क्या था सिंधु घाटी का इतिहास, कौन लोग थे, कैसे रहते थे। दोस्तों इनका रिलीजन कोई खास नहीं था। मूर्ति पूजा तो वो करते थे, पर पता नहीं किसी करते थे। नेचर वर्शिप करते थे और पॉपुलेशन और नदियों को बहुत पूछते थे। सिंधु नदी थी वो उनकी माँ थी। पॉपुलेशन दोस्तों उनकी कुछ थाउजेंड्स में थी, पर बढ़ने लगी थी और ज़्यादा धीरे धीरे सिविलाइजेशन बनने लग गई थी। इंडिया में अर्बन सिविलाइजेशन पीक पे था। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता तो इंडिया के नाम से जानी जाती थी, पर वो पंजाब का मेजर हिस्सा कवर करती थी। पर जो बाकी इंडिया था इसमें छोटे मोटे लोग रहते थे। और क्लाइमेट चेंज, रिवर शिफ्टिंग होने लगा, ट्रेड कोलैप्स होने लग गई। फिर दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का अंत भी होता है, क्लाइमेट चेंज होता है तो रिवर है जो शिफ्ट हो जाती है। कभी सूखा पड़ता है तो कभी बहुत ज़्यादा सुनामी आ जाती है, तो उस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो जाती है। लेकिन हड़प्पा के बाद पंजाब की कहानी खत्म नहीं होती दोस्तों। अब शुरू होता है वैदिक पीरियड। कुछ समय जब विराम लगता है तो वैदिक पंजाब स्टार्ट होता है। तो दोस्तों करीब 1500 BC में इंडो आर्यंस स्पीकिंग ग्रुप ग्रेजुअली पंजाब में आए और लोकल पॉपुलेशन के साथ मिक्स हुए। कुछ ये इतिहासकार ये बोलते हैं कि बाहर से इंडो आर्यंस यहाँ पे आए थे और उन्होंने, क्योंकि इनकी जो चमड़ी थी, क्योंकि मतलब कि गोरे थे, ज़्यादा फेयर थे, इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि बाहर से लोग आए थे और उन्होंने यहाँ पे वैदिक साम्राज्य की स्थापना की, जो कि आज का हिंदुज़म है। मतलब कि आज का जो हिंदुज़म पूरे इंडिया में फैला हुआ है वो वैदिक धर्म है, और वो वैदिक धर्म ये लेके आए थे। और पर कुछ लोग बोलते हैं कि ये यहीं का धर्म था। यहाँ के लोग धीरे धीरे इनके अंदर बुद्धि आई, इन्हें पता लगा कि कैसे भगवान आते हैं, कैसे मतलब भगवान क्या, मतलब कैसे ये धीरे धीरे बुद्धिमान हुए, तो इन्होंने खुद के रूल्स बनाए, रेगुलेशन बनाए, तो इस तरीके से वैदिक साम्राज्य स्टार्ट हुआ। अभी अलग अलग थ्योरीज हैं, पर जो ज़्यादा प्रचलित है तो सर फिर तो है नहीं कि भाई क्या हिस्ट्री है, कि बाहर से आए थे कि यहाँ से आए थे। पर फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, सन 1500 BC से वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है। ऋग्वेद में पंजाब को सप्त सिंधु कहा गया है। सोसाइटी ट्राइबल क्लैंस थे, विलेज थे, लैंग्वेज अर्ली वैदिक संस्कृत स्टार्ट होती है, क्योंकि
इंडस वैली सिविलाइजेशन तो खत्म हो चुकी थी, उसके बाद ये नई सिविलाइजेशन आती है बिल्कुल कंप्लीट। दोस्तों यहाँ पे रिलीजन क्या था, दोस्तों आज का जो हिंदुज्म है ना उससे थोड़ा अलग रिलीजन था। रिलीजन तो था हिंदू वाला ही कि यही पूजा करते थे, पर जो हमारे मेन गॉड है अभी जो शिवा ये सब है, शिवा विष्णु, इनकी पूजा नहीं करते थे। पहले इंद्र अग्नि वरुण इनकी पूजा करते थे, क्योंकि इंद्र जो है देवताओं का था मानते थे। इकोनॉमी कैसे चलती थी दोस्तों इस टाइम, दोस्तों इकोनॉमी कैटल, ये बेस गाय भैंस जो हम फार्मिंग और खेती बाड़ी करते थे इनसे इकोनॉमी चलती थी। जैसे जैसे समय बढ़ने गया लगता है ट्राइबल्स किंगडम में बदलने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि अभी धीरे धीरे इन्होंने अपनी सभ्यता बनाने शुरू कर दी थी, इन्होंने सब कुछ समझना शुरू कर दिया था, लैंग्वेज भी आ गई थी, तो धीरे धीरे सभ्यता बनने लगती है और पॉपुलेशन में ग्रो होने लगती है। फिर दोस्तों स्टार्ट होता है महाजनपद काल। पंजाब फुल्ली यूनाइटेड नहीं था, मल्टीपल किंगडम्स। फिर दोस्तों महाजनपद काल शुरू होता है 600 BC से। पंजाब फुल्ली यूनाइटेड नहीं था, मल्टीपल किंगडम्स थे। बुद्धिज्म और जैनिज्म इंडिया में राइज कर रहे थे और अपनी नई नई थ्योरी निकल के आती। 500 BC के अंदर पर्शियन इन्फ्लुएंस नॉर्थ वेस्ट रीजन में था। अभी दोस्तों हम पंजाब की बात कर रहे हैं। 326 BC में अलेक्जेंडर पंजाब में आता है और हाइपरटेसिस जो कि सिंधु घाटी है, इसे हाइपरटेसिस बोलते हैं ग्रीक में, इसमें लड़ाई होती है। पोरस जो कि पंजाब का राजा था, या कहें इंडिया तो बहुत बड़ा था उस टाइम, तो मगध रूल कर रहा था इंडिया पे, पर पोरस जो पंजाब का राजा था वो पंजाब के एरिया पे राज करते थे। तो उनकी लड़ाई होती है अलेक्जेंडर से। यूँ कहें कि अलेक्जेंडर पोरस को हरा तो देते हैं, पर जो अलेक्जेंडर की जो सेना होती है वो थक जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि पोरस के पास हाथी थे, तो बहुत ज़्यादा चोटें आती हैं अलेक्जेंडर की सेना को, तो वो आगे बढ़ नहीं पाती। उन्हें लगता है कि भाई यही इतने खतरनाक लोग हैं, तो आगे तो और बड़ी चीज़ होगी, आगे तो मगध अंपायर है। तो पोरस से वो खुश भी होता है अलेक्जेंडर, तो अलेक्जेंडर वापस लौट आता है। दोस्तों ये ग्रीक के अंदर जो ग्रीक बुक है उसके अंदर लिखी गई थी, उसके साथ मैं आपको बता रहा हूँ। फिर क्या होता है, अलेक्जेंडर चला जाता है, उसके बाद पंजाब में पावर वैक्यूम क्रिएट होता है, नई नई सभ्यताएं होती है। तो दोस्तों मौर्य अंपायर 322 BC से लेकर 185 BC तक चंद्रगुप्त मौर्य राइज करता है। पंजाब मौर्य अंपायर के अंदर आ जाता है, मतलब कि उसका पार्ट बन जाता है मौर्य अंपायर का। और इंपॉर्टेंट सिटी जो पंजाब की थी तक्षशिला होती है, कि वो एजुकेशन सेंटर था। अशोक के बाद बुद्धिज्म स्प्लिट होता है और तक्षशिला तो आज के पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। पंजाब स्टेबल होता है, ट्रेड इंक्रीज होता है, क्योंकि बॉर्डर एरिया था एक तरीके से, कि वहाँ के बाद सेंट्रल एशिया स्टार्ट हो जाता था। इस चक्कर में बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था सबके लिए। दोस्तों फिर धीरे धीरे मौर्य फॉल हो जाता है, वीक रूलर्स के चक्कर में ह्यूज अंपायर प्रॉब्लम होती है, तो मौर्य अंपायर भी धीरे धीरे गिर जाता है। पंजाब एक बार फिर नए अंपायर की बैटरफील्ड बनने वाला था। सो गाइस जब मौर्य अंपायर टूट जाता है तो अब इंडिया फिर छोटे मोटे एम्पायर्स में बढ़ जाता है। छोटे छोटे कबीले उठते हैं और फिर अपने अपने सभ्यता बनाते हैं। उनमें से एक सुंग अंपायर होता है, वो होता तो मौर्य अंपायर। पुष्यमित्र जो सुंग थे, उन्होंने जो मौर्य अंपायर को आखिरी रूलर बृहद्रथ को मारा था, उसके बाद सुंग बंद की स्थापना होती है फिर, और धीरे धीरे ये इंडिया जो है छोटे छोटे पार्ट में बदल जाता है, वो इतना बड़ा चलता नहीं है। फिर दोस्तों ग्रीक्स और कुषाण आ जाते हैं 2nd BC से लेकर 3rd सेंचुरी तक, मतलब 200 BC से लेकर 300 CE तक, ठीक है। इंडो ग्रीक्स रूलर का कब्जा होता है पंजाब में। मैं दोस्तों ये पंजाब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ग्रीक प्लस इंडियन कल्चर मिक्स होता है पंजाब की धरती पे, जो कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों है। मतलब कि ग्रीक का इंफ्लुएंस भी होता है, क्योंकि यहाँ पे अलेक्जेंडर और जो बाकी सेना थे, अलेक्जेंडर के बाद के जो सेनापति थे वो यहाँ पे रह के जाते हैं अफगानिस्तान, पंजाब और इस एरिया में, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिलता है। इसलिए आप देखते होंगे कि यहाँ के लोग ज़्यादा सुंदर भी इसलिए होते हैं, ठीक है। कुषाण एम्पायर है वो राइज होता है यहीं से, जो कनिक्स है वो यहाँ के राजा बनते हैं। पंजाब ट्रेड हब बन जाता है और फिर बुद्धिज्म स्ट्रांगली स्प्रेड होता है। कुषाण एम्पायर के टाइम कनिक्स ने ही बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा फैलाया था, क्योंकि गौतम बुद्ध की वो शिक्षाओं से प्रभावित थे। सिल्क रूट कनेक्शन होता है, सिल्क रूट पर क्या होता है, सेंट्रल एशिया से कनेक्शन होता है पंजाब का, इसलिए पंजाब को फायदा होता है। पर अब दोस्तों इंडिया में राइज होने वाला होता है एक बहुत बड़े पावरफुल एम्पायर का, दोस्तों गुप्ता एम्पायर। फिर होता है दोस्तों 3rd सेंचुरी से स्टार्ट होता है गुप्ता एम्पायर, जो यूपी से निकलता है। गुप्ता एम्पायर राइज होता है, पंजाब में मिक्स कंट्रोल होता है। रिलीजन दोस्तों हिंदुज्म, अब गुप्ता एम्पायर के आने के बाद हिंदुज्म वापस स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और बुद्धिज्म जो था, जो कि जिसको मौर्य ने फैलाया था, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग जाता है। अब यूँ कहें कि जो सबसे बड़ा वैदिक धर्म का जो एम्पायर था, जिसने पूरे इंडिया में राज किया था, वो था दोस्तों गुप्ता एम्पायर। समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, इतने बड़े बड़े राजा हुए थे इस टाइम। और इस टाइम इंडिया सबसे बड़ा सोने के, मतलब कि टॉप की GDP थी इस टाइम, सोने की चिड़िया भी इस टाइम कहा जाता था। फिर इसी चक्कर में बाहर के जो इन्वेटर्स थे वो कब्जा करते हैं, और 400 और 500 के बीच में हूण इन्वेजन होता है इंडिया पे, क्योंकि बाहर के लोग आते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा सोना है, तो आ जाते हैं और पंजाब के रास्ते से आते हैं। पंजाब में पहला इम्पैक्ट पड़ता है। गुप्ता एम्पायर उनसे लड़ते तो हैं, पर हूण जो जनजाति थी वो बहुत जर्जर जनजाति थी, उनका कोई सर पे नहीं था, लड़ाई कैसे करते हैं, कुछ भी कैसे भी कर लेते थे। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो हूण्स थे वो जो आज के जो जाट गुज्जर हैं, जो कि जिनको रहने के तरीके नहीं है, मीणा, ये जो आदिवासी कैटेगरी है, वही लोग थे। और कुछ लोगों ने हिंदुज़म यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया था। पर हम पंजाब की बात कर रहे हैं, तो पंजाब में आते हैं और ये तबाही मचा देते हैं। पंजाब के लोकेशन उसे बार बार इन्वेजन का टारगेट दोस्तों बना रहा होता है। अब इसी तरीके से गुप्ता एम्पायर खत्म हो जाता है 6th सेंचुरी 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी तक। उसके बाद राष्ट्रकूट एम्पायर और ये जो
बाकी के एम्पायर से राष्ट्रकूट एम्पायर, पाल वंश हो गया, राष्ट्रकूट हो गया और गुर्जर प्रत्यार वंश, ये होते हैं तीनों। और गुर्जर प्रत्यार का वंश का कब्जा होता है पंजाब के ऊपर, ठीक है। और हर्षवर्धन जो आप हैं ये सब राज करते हैं इस टाइम तक। फिर दोस्तों धीरे धीरे ये होता है और राजपूत संभाल रहे होते हैं, और जो राजपूतों का कब्जा होता है पंजाब पे, ठीक है। क्योंकि जो राजपूत जो क्योंकि पहले सिख एम्पायर तो था नहीं, और राजपूत इस टाइम लड़ रहे होते हैं। पंजाब में भी राजपूत होते हैं, राजस्थान में भी राजपूत होते हैं, और पाकिस्तानी पंजाब है उसमें भी राजपूत होते हैं, बड़ी संख्या में वो राजा होते हैं। और वो क्योंकि राष्ट्रकूट वो सॉरी गुर्जर प्रत्यार वंश होता है, तो इसलिए इसके उसमें छोटे छोटे राजा होते हैं राजपूत। फिर दोस्तों इस्लामिक इन्वेजन शुरू होता है और दिल्ली सल्तनत भी आती है इसी टाइम पे। अब पता ही है आपको कि पंजाब रास्ता है तो सब लोग वहीं से आएंगे। फिर इस्लामिक इन्फ्लुएंस होता है, महमूद गजनी वो आता है यहीं से, पंजाब गेटे बन जाता है, उसका इन्वेजन होता है। और 1192 में मोहम्मद गोरी जो डिफीट कर देता है पृथ्वीराज चौहान को, वो भी पंजाब के रास्ते से आता है और डिफीट कर जाता है पृथ्वीराज चौहान को, ठीक है। या यूँ कहें कि पंजाब में जो इस्लाम तो पहले गया था, पर जो तलवार के दम पे राजा मारा जाते हैं वो तो इसी रूट से आता है। फिर जो पंजाब की जो लाहौर जो इंपॉर्टेंट सिटी थी, जो पर्शियन के इन्फ्लुएंस में आ जाती है, मतलब कि इस्लामिक इन्फ्लुएंस वहाँ पे हो जाता है। सूफी सैन तो वहाँ पे स्प्रेड होते हैं, तो वहाँ के जो लोग होते हैं पंजाब के लोग, वो बहुत सारे लोग थे, वो आधे तो इस्लाम में धीरे धीरे कन्वर्ट होने लग जाते हैं। फिर होता क्या है, इसी चक्कर में जब धीरे धीरे वहाँ पे जो इस्लामिक इन्फ्लुएंस बनता है, और आपको पता है इंडिया में दिल्ली सल्तनत आ जाती है, और दिल्ली की सल्तनत मतलब मुस्लिम एम्पायर कब्जा कर लेता है इंडिया में। अब आपको गाइस पता ही है कि जब तक अब इस्लाम आ गया तो उसको रोकने के लिए किसी को ना किसी को तो आना ही पड़ेगा ना। जब फिर एक धर्म एक और निकल के आता है 1469 में, गुरु नानक देव का जन्म होता है, और वहीं से सिखिज्म की भी स्थापना होती है। पंजाब उस टाइम दोस्तों रिलीजन में डिवीज़न था, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। गुरु नानक का मैसेज होता है इक्वलिटी, ह्यूमैनिटी और होनेस्टी लिविंग। और जो कास्ट वाला धर्म था हिंदुज़म, क्योंकि कास्ट वाइज था, तो वहाँ से आके जो कुछ लोग तो उससे परेशान थे और उनको इस्लाम भी नहीं अपनाना था, तो वो सिखिज्म की तरफ रुक कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने जो इस्लाम है उसका उनको लोगों को देखा हुआ था कि कैसे हमले करते थे। फिर उसी के बाद वहाँ पे सिखिज्म आता है, पर उस टाइम वो सिखिज्म को रिलीजन नहीं था, जो कि राजपूत के जो लोग थे, बड़े बच्चे, वो सिख गुरु के पास जाते थे और वो उन्हें ट्रेंड करते थे कि आप जो राजपूत थे और कुछ अलग जातियाँ थी, जाट और ये खत्री कास्ट, और उनको गुरु नानक देव और बाकी जो सिख गुरु थे वो बताते थे कि आपका यही काम होगा कि आपको लड़ना होगा कि इन बाहर के लुटेरों से जो हमारी भूमि पे है, और हमारी भूमि की हालत जो है ख़राब हो चुकी। तो उसके बाद क्या होता है, जो और भी आते हैं। अब तो दिल्ली सल्तनत चलती थी, और इंडिया में दिल्ली सल्तनत चलती रहती है। फिर दोस्तों पंजाब की तरफ से उसी एरिया से एक और अटैक होता है दोस्तों, मुगल आते हैं, वहीं से आते हैं। बाबर इन्वेजन करता है और मुगल राइज होते हैं, और लेटर सिख गुरु है जो सिख आइडेंटिटी उनसे लड़ते हैं, और सिख धर्म अलग ही मुकाम में पहुंच जाता है, और सिख आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ऑफ खालसा पंथ की स्थापना करते हैं, और पंजाब आइडेंटिटी परमानेंटली चेंज होने लगती है। वो गुरु गोविंद सिंह जी ने स्टार्ट कर दी थी, और वो खालसा पंथ स्टार्ट होता है, जिसे हम खालिस्तान में आज बोलते हैं, पर वो आज का जो खालिस्तान है उससे कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। जो खालसा पंथ होता है वो फिर जो लाहौर उनकी बड़ी सिटी बनती है, उससे जो कल्चर है वो भी स्टार्ट होता है। फिर वहाँ से स्टार्ट होता है सिंह एम्पायर। फिर पंजाब में 17वीं सेंचुरी के अंदर सिख एम्पायर राइज होता है। उसके अंदर राजा थे, क्षत्रिय राजा थे, वो सिख खत्री थे, पर बाद में उनकी आइडेंटिटी पूरी की पूरी सिखिज्म में बदल गई थी। और 1801 में महाराजा रणजीत सिंह एम्पायर राज करते हैं वहाँ पे सिख एम्पायर में, और लाहौर कैपिटल होती है उनकी, पावरफुल आर्मी होती है। सिख एम्पायर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। 1839 के बाद डिक्लाइन होने लग जाता है धीरे धीरे। फिर 1849 और इंडिया में मराठा एम्पायर राइज हो जाता है। उस मराठा एम्पायर उस टाइम लड़ रहा होता है, ठीक है। पर सिख, हम पंजाब की बात कर रहे थे, तो इसलिए मैंने आपको इतना मराठा के बारे में बताया नहीं, तो सिखिज्म की बात कर रहे थे हम। तो फिर 1840 के बाद डिक्लाइन होने लग जाता है सिख धर्म। और फिर 1849 से ब्रिटिश जो अनेक से पंजाब में कब्जा कर देते हैं, और फिर पूरा का पूरा इंडिया ही पंजाब के अंडर आ जाता है। और सिख जो थे वो पंजाब जो ब्रिटिश की आर्मी थी उनमें काम करते हैं। तो उसके बाद आपको पता है 1947 के अंदर पार्टीशन होता है, एक तरफ बंगाल टूटता है तो एक तरफ पंजाब। क्यों? क्योंकि रीजन अलग अलग थे। तो पंजाब के जो पाकिस्तानी लोग, मुस्लिम लोग थे, वो चले गए पाकिस्तान की तरफ, और वहाँ का पंजाब आप जानते हैं आज के टाइम पे वो मुस्लिम से ज़्यादातर, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया में पंजाब 3 पार्ट में बदल जाता है, कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल, और अभी का जो पंजाब छोटा पंजाब है आप उसमें, ठीक है। आज़ादी के बाद क्या होता है, आज़ादी के बाद पंजाब दोबारा बनाना पड़ता है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन होता है, तो खेती बाड़ी होती है, पानी भी बहुत था पंजाब के पास, तो वहीं से पंजाब धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और इंडिया की ब्रेड बास्केट मतलब खाने पीने की आपूर्ति करता है पंजाब। फिर हरियाणा भी अलग हो जाता है, और ये सब होता है, वो पता ही है। अभी हम पंजाब की बात करें दोस्तों, अभी हम इंडिया के पंजाब की बात करें तो यहाँ पे 3 करोड़ पॉपुलेशन है, जो कि अभी इंडिया का पंजाब है, उसमें सिख मेजोरिटी है, 38-39% सिख है। फिर बाद में दूसरे नंबर पर हिंदू है, और फिर तीसरे नंबर पर जो है मुस्लिम्स है, पर मुस्लिम बहुत कम है, क्योंकि आधे पाकिस्तान चले गए हैं। और जो लैंग्वेज है पंजाबी स्ट्रॉन्ग है, फिर हिंदी है, इंग्लिश है, और उर्दू भी है।
और अगर हम पाकिस्तान पंजाब की बात करें तो वहाँ पे पॉपुलेशन 12-13 करोड़ है। मतलब कि अगर टोटल मिला के देखें तो 14-15-16 करोड़ पॉपुलेशन है इस पंजाब की पूरा की मिला के। उसके अंदर से आधे जो पाकिस्तान में ही है, 12-13 करोड़ तो पाकिस्तान में ही है। मुस्लिम 97% मुस्लिम है और पंजाबी हैं, उर्दू है, सिख बहुत कम है यहाँ पे, ठीक है। अगर दोनों यूनाइटेड होते तो आज के टाइम में 15-16 करोड़ होती। और मेजोरिटी होता है इस्लाम, 85% इस्लाम होता, 10 से 12 5-6% सिख होते, 2-3% हिंदू होते। और जिनकी जीडीपी होती $350 बिलियन होती, और जिनके खाते में जो पर कैपिटा होती है वो 2000-3000 USD होती है, जो कि बहुत कम होती है। मतलब एक गरीब राज्य होता पंजाब अगर पाकिस्तान पंजाब आज जुड़ जाता तो। पर अभी पाकिस्तान पंजाब को हम सेपरेट करते हैं, वो जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए थोड़ा ठीक ठाक राज्य है पंजाब। और यहाँ पे ड्रग्स की भी हरकतें होती हैं, तो ड्रग्स से जूझ रहा है पंजाब पर। और अभी भगवंत मान की सरकार है आज के पंजाब में। दोस्तों ये थी पूरी पंजाब की हिस्ट्री। मैंने आपको बता दिया कि कैसे पंजाब एक बैटरफील्ड रहा है। पंजाब ने दोस्तों सब दिया, हमें सिंधु घाटी दी, हमें एक नया रिलीजन दिया, हमें बड़े बड़े राजा महाराजा दिए, सिख गुरु दिए, ऐसे ऐसे लोग दिए, और मतलब कि पानी सब कुछ दिया पंजाब ने। पंजाब की दोस्तों बहुत बड़ी रिच हिस्ट्री है। दोस्तों अगर पंजाबी अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो हिस्ट्री बताने के अंदर तो प्लीज़ अपने छोटे भाई को माफ़ कर देना। पर मैंने जो भी आपको ये बातें हिस्ट्री बताई है पूरी सर्च करके बताई है, ऐसे हवा मैंने बता दिया है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ फिर आपको एक नई वीडियो के साथ और नए स्टेट के साथ, पूरी हिस्ट्री के साथ। दोस्तों धन्यवाद गाइस।